द आइसबर्ग सोर्सरर शैल रूल द वर्ल्ड के एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम लोग रे को देखते हैं जो कि अपनी टीचर ग्रे से लड़ रहा होता है जो कि अपने मॉन्स्टर फॉर्म में होती है। वो रे के ऊपर काफी सारे फायर के हमले करती है लेकिन रे को कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर ग्रे पागल हो जाती है और कहती है आखिरकार हो क्या रहा है। तो रे उसे बताते हैं कि जो आइसबर्ग है ये सारे एट्रीब्यूटिव है ना कि फिजिकल। ये सुनकर ग्रे कहती है मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, थोड़ा अच्छे से बताओ। तो रे कहते हैं जितने भी आइसबर्ग है ये आइसबर्ग सोर्सरर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सुनकर ग्रे दोबारा कहती है मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। ऐसा बोलने के बाद वो एक काफी बड़े फायर बॉल से रे के ऊपर हमला करती है। वहीं पर रे डिसेलरेशन बोलता है और अब वो एंटी मटेरियल का यूज करता है जिससे कि सामने वाली आग गायब हो जाती है। ये देखकर ग्रे वापस पागल हो जाती है। वो कहती है आखिरकार ये क्यों हो रहा है। तो रे उसे कहता है मैं तुम्हें एक लेसन देता हूँ, मुझे ये बताओ कि आइस सोर्सरी और फायर सोर्सरी में क्या सबसे बड़ा अंतर है। ये सुनकर ग्रे कहती है मैं एक टीचर हूँ, तुम मुझसे कैसे बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो। फायर सोर्सरी के समय हम लोग कोड को एक्सेलरेट करते हैं, वहीं डिसेलेशन करते हैं वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स का आइस सोर्सरी के समय। ये सुनकर रे कहता है आपने सही जवाब दिया, आइस सोर्सरी में डिसेलेशन का यूज होता है और काफी सारे सोर्सर इस प्रोसेस को अनकॉन्शियसली करते हैं। और अब रे कहता है कि मैं कोड का यूज करके डिसेलेशन और लॉक एक ही बार अगर यूज करके मैं इन दोनों को कंट्रोल कर सकता हूँ जो कि और लोग नहीं कर पाते हैं। और फिर मैं एंटी मटेरियल कोड का यूज करके किसी भी सोर्सरी को प्राइमरी मटेरियल में बदल सकता हूँ। इस बात पर ग्रे बिलीव ही नहीं करती है। वो कहती है ये थ्योरी तुम कर ही नहीं सकते हो। तो रे उसे कहते हैं क्या तुम्हें अभी समझ नहीं आया, हर टाइप की सोर्सरी मेरे सामने रिस्टोर्ड हो सकती है, यही अभी के आइसबर्ग सोर्सरर का बेसिस है। वहीं पर हम लोग देखते हैं रे के दोस्त भी जाग चुके हैं, वो रे को देख रहे होते हैं। और अब ग्रे एक काफी पावरफुल माइंड इंटरफेयरिंग सोर्सरी का यूज करती है रे के ऊपर, लेकिन रे उसके हर अटैक को अपने आइस ब्लेड से रोक रहा होता है। तभी एवी कहने लगता है कि रे कुछ अजीब सा लग रहा है। तो हमें पता लगता है रे को खून आ रहे हैं और उसकी बॉडी फ्रीज होनी शुरू हो गई है। ये देखकर ग्रे रे से कहने लगती है तुम खुद की पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, मेरे पास अभी भी चांस है जीतने का। ऐसा बोलने के बाद वो रे के ऊपर काफी जोर से हमला करने वाली होती है। वहीं रोज भी ये देख लेती है, वो रे को चिल्लाकर बोलती है। तो रे एक आइस फ्लावर प्रोफ्यूजन नाम की स्पेल का यूज करता है जिससे कि बर्फ का एक टोर्नेडो आ जाता है जो कि अब ग्रे को पूरी तरीके से घेरने लगता है। ये देखकर तो एल्बर्ट भी कहने लगता है कि ये तो काफी इनक्रेडिबल है। और अब हम लोग देखते हैं रे ने अपनी टीचर को वहीं पर जमा दिया है, जिसके बाद रे पीछे आकर क्रोनोस लॉक को एक्टिवेट कर देता है जिससे कि वापस से अपनी ह्यूमन की बॉडी में आ जाता है। और अब वो नोटिस करता है कि उसके दोस्त उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। ये देखकर ये खुश होता है और कहते हैं मैंने इन लोग को बचा लिया बिना किसी को खोए, क्या इतना काफी है मास्टर। ऐसा बोलने के बाद रे बेहोश होकर गिर जाता है। और अब अगली सीन में हमें रे का पास दिखाया जाता है जहाँ पर रे बेहोश होता है और लीडिया उसे गोद में ली होती है। और अब लीडिया रे को अपने कैंप पे ले आती है जहाँ पर कैरोल नाम की लड़की लीडिया से कहती है कि क्या ये तुम्हारा बच्चा है, जिस पर लीडिया कहती है नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है, मैंने तो अभी तक वो भी नहीं करा। तो कैरोल उसे चिढ़ाकर कहने लगती है क्या नहीं किया अभी तक। यह सुनकर लीडिया को गुस्सा आता है और अपने आइसबर्ग का यूज करके कैरोल के ऊपर हमला करती है, लेकिन कैरोल जाकर मेजर के पीछे छुप जाती है और मेजर उसे बचा लेते हैं। मेजर लीडिया से पूछते हैं ये कौन है। तो लीडिया कहते हैं कि मुझे कोई आवाज बुला रही थी और जब मैं वहां पर गई तो मुझे ये बच्चा मिला और देखकर लगता है कि यही अकेला सर्वाइवर है, इसलिए मैं इसे यहाँ पर ले आई। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं एबी लीडिया से कहती है कि हम लोग इस बच्चे को नहीं रख सकते हैं, उन लोगों ने मना कर दिया इसे यहाँ पर रखने के लिए। तो लीडिया कहने लगती है कि हमारे किंगडम का ही वॉर ऑर्फन है तो हम इसे क्यों नहीं रख सकते हैं। तो एबी कहती है कि ये जगह एक विलेज है, ये जगह हमारे किंगडम में तो है लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट जगह है और हमारे किंगडम का पॉलिसी ये है कि हम लोग यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर लीडिया गुस्सा हो जाती है। वो कहने लगती है क्या ये बच्चा हमारे किंगडम का सिटीजन नहीं है, क्या तुम मजाक कर रहे हो। जिसके बाद एबी बताती है कि ये विलेज कर्स्ड है, यहाँ पर लोग देवताओं को समन करने का रिचुअल करते हैं। ये सुनकर लीडिया कहती है इस जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस पर एबी कहती है कि रिलीजियंस और रिचुअल अभी भी हमारे किंगडम में एग्जिस्ट करता है और जब से कोड डिस्कवर हुआ है जिस मैजिक को हम लोग अनयूजुअल पावर माना करते थे उसे हम लोगों ने सोर्सरी मान लिया है और उसे एक्सेप्ट कर लिया है। अगर हम लोग ऐसे रिसर्च करते रहे तो हम लोग दुनिया की सच्चाई जान सकते हैं। जिसके बाद वो लीडिया को बताते कि वैसे रे को होश आ चुका है। ये सुनकर लीडिया कहती है क्या तुम ये बात मुझे पहले नहीं बता सकती थी। और अब वो रे के पास जाती है जहाँ पर वो देखती है कैरोल उसके पास पहले से बैठी होती है। वो कहने लगती है रे से तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन रे उसे कुछ बता नहीं रहा होता है। और अब लीडिया भी वहाँ पर पहुंचती है तो कैरोल बताती है कि इसकी हालत अभी स्टेबल है। जिसके बाद लीडिया उसे नाम पूछती है उसका, तो रे उसे अपना नाम बता देता है रे। जिसके बाद लीडिया काफी खुश हो जाती है, वो उसके सर पर हाथ रखे उसे भी अपना नाम बताती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं लीडिया रे के साथ बेसबॉल खेलने वाली होती है, लेकिन वो देखती है रे तो कैरोल के पास बैठा होता है। कैरोल कहने लगते है कि मेरा और रे का काफी अच्छा रिलेशनशिप है, इसलिए मैं उसे ये बुक पढ़ा रही हूँ। और अब कैरोल रे से कहती है मेरा नाम बोला तो रे भी उसे कहता है कैरोल। जिस पर कैरोल उसे कहती है मैं तुमसे कहा था मुझे कैरो कैरो करके बुलाओ, लेकिन रे उसे कैरो कैरो बोलने की जगह उसे कैरोल ही बोल रहा होता है। ये देखकर लीडिया खुश होती है। वो कहने लगती है तुमने काफी अच्छा काम किया, तुम्हें इस पिंक फूल के साथ डील करना आ गया। ये सुनकर कैरोल गुस्सा हो जाती है तो उसे देखकर रे थोड़ी हल्की स्माइल करता है। ये सुनकर लीडिया और ज्यादा खुश हो जाती है। वो रे से कहने लगती है मैं तुम्हें वापस अपनी कहानियां सुनाऊंगी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं मीटिंग चल रही होती है कि रे को रखना है या फिर नहीं। वही कैरोल सभी से कहती है रे को रखना है, जिस पर एक लेडी कहती है नहीं रख सकते हम लोग उसे। तो कैरोल कहती है क्यों नहीं रख सकते, मेरे पास पैसा है, मैं उसे रेस कर सकती हूँ।
और अब कैरोल की जिद की वजह से मेजर लीडिया से इस बारे में पूछते हैं तो लीडिया थोड़ी सोचती है, जिसके बाद वो देखते हैं कि रे उन्हें बाहर से देख रहे हैं तो वो उसे अंदर बुलाती है और कहती है तुमने सब कुछ सुन लिया ना, आखिरकार तुम क्या चाहते हो, तुम कहाँ रहना चाहते हो। जिस पर रे उसे कहता है कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर लीडिया खुश हो जाती है और अब वो रे को अपनी ब्लेसिंग देती है, जिसके बाद लीडिया मेजर से कहती है मैं रे को अपने साथ रखना चाहती हूँ। ये सुनकर मेजर कहते हैं क्या रे के अंदर कोई यूनिक चीज है जिसकी वजह से तुम इसे यहाँ रखना चाहती हो। जिस पर लीडिया कहती है हाँ, और इसीलिए मैं उसे सही रास्ता दिखाना चाहती हूँ। ये सुनकर मेजर उसकी बात मान जाते हैं और कहते हैं जब तक तुम्हारा मिशन इफेक्ट नहीं होता तब तक तुम रे को अपने साथ रख सकती हो। ये सुनकर कैरोल खुशी के मारे रे को गले लगा लेती है और कहती है अब से तुम हमारे साथ रहोगे। वहीं लीडिया रे से कहती है अब से तुम मुझे मास्टर बुलाना, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी। ये सुनकर रे भी मान जाता है और अब वो लीडिया को मास्टर बुलाना शुरू करता है। और अब 6 साल बीत जाते हैं जहाँ पर हमें फार ईस्ट वाली वॉर दिखाई जाती है, जहाँ पर हम लोग रे को देखते हैं जो कि अपने आइस ब्लेड सोर्सर की पावर का यूज करके अपने एनिमी को काफी इजीली हरा देता है। ये देखकर रे के टीममेट्स उसकी तारीफ करते हैं और अब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और अब हम लोग लीडिया की साइड देखते हैं जिनके सामने काफी बड़ा गड्ढा होता है जो कि सोर्सर के ओवरहीट करने की वजह से हुआ है। लीडिया कहती है कि सोर्सर ओवरहीट तब करता है जब उसे रियलाइज होता है कि वो मरने वाला है। वहीं ये देखकर एक लड़की कहने लगती है कि ओवरहीट की बीमारी आजकल के मॉडर्न सोर्सर के अंदर हो रही है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग मीटिंग कर रहे होते हैं जहाँ पर मेजर सभी को बताते हैं कि 2 सोर्सर डे ब्लू थंडर ये सब मर चुके हैं। ये देखकर एक बंदा कहने लगता है कि क्या सामने वाले अपोनेंट इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं एबी कहने लगती है लगता है एविल एम्पायर इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व है। वहीं जनरल सभी से कहते हैं कि वॉर और ज्यादा खतरनाक होने वाली है, हम लोग सेफली रिट्रीट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए फोकस रहना। वहीं पर एक लेडी रे से कहने लगती है तुम अभी भी काफी ज्यादा यंग हो, देरी नहीं हुई है, तुम अभी भी पीछे हट सकते हो। वहीं ये सुनकर एक बंदा रे से कहने लगता है ये सही कह रही है, तुम मेरे बेटे की उम्र के हो, ऐसी उम्र में तुम्हें बैटल फील्ड में नहीं होना चाहिए। ये सुनकर रे कहता है मास्टर ने मुझे सिखाया है कि ग्रेट टैलेंट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और आप सभी लोग मेरी फैमिली की तरह, मैं आप लोग को अबेंडन करके नहीं जाऊंगा। ये सुनकर हावर्ड खुश हो जाता है, वो रे से कहने लगता है तुम काफी अच्छे हो, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा अगर तुम्हें कुछ जाता है तो। और अब अगले सीन में हम लोग वॉर देखते हैं जहाँ पर हावर्ड ही पहला पर्सन होता है जो कि रे की आंखों के सामने मर जाता है। ये सब देखकर रे अपना कंट्रोल खो बैठता है। वहीं पर उसके मास्टर उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन रे नहीं रुकता है बल्कि वो ओवरहीट हो जाता है। और अब रे को हावर्ड की एक झलक दिखती है जहाँ पर हावर्ड रे से कहता है जिंदा रहना, मैं ऊपर से तुम्हारी ग्रोथ को देखूंगा। और अब वो वहाँ से गायब हो जाता है। और अब हम लोग प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर रे को होश आ जाता है और उसकी मास्टर उसके साइड में बैठी होती है। वो रे से कहती है तुमने अपनी पावर का यूज किया ना। रे कहने लगता है मुझे माफ कर दो। हे गाइस, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, मेरी गेमिंग चैनल पर पहली वीडियो आ चुकी है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, आप चाहो तो देख सकते हो, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट सेक्शन में पिन है। वहीं लीडिया रे से कहने लगती है सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती मैं भी यही करती। ये सुनकर रे कहता है बाकी सब लोग कैसे हैं, तो एबी बताती है सभी लोग ठीक है, उनका माना बस कम हो गया था लेकिन अब वो सभी लोग पूरी तरीके से रिकवर कर चुके हैं। रे तुमने काफी अच्छा किया। ये सुनकर रे काफी ज्यादा रिलीफ फील करता है और अब रे की मास्टर उसके सर को सहलाती है और वो रे से कहती है जब भी तुम फ्री हो तुम मुझसे जरूर मिलने आना। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। वहीं लीडिया की मेड रे को बताती है कि लीडिया तुम्हारे बारे में काफी चिंता कर रही थी और अब वो रे को कहती है अच्छे से रेस्ट करना। ऐसा बोलने के बाद वो भी वहाँ से चली जाती है। और अब एबी रे से कहती है मैं शुरुआत से ही तुम्हारे इस एकेडमी में एडमिशन कराने के खिलाफ थी क्योंकि मुझे लगा तुम्हें और टाइम चाहिए रेस्ट करने के लिए। वो कहती है इस एकेडमी के अंदर सारे नोबल लोग आते हैं और मुझे पता था तुम ऑर्डिनरी होने के कारण तुम्हें काफी ताने मिलेंगे। तुम जो कि बैटल फील्ड पर बड़ा हुआ है, उसने अपनी आंखों के सामने इतनी ज्यादा डेथ देखी है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम ऐसे एनवायरमेंट में हो जहाँ पर तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, लेकिन लीडिया मेरे पास आई थी, उसने भीख मांगी थी कि मैं तुम्हें इस एकेडमी के अंदर एडमिशन दे दूँ। हम लोग काफी पुराने दोस्त हैं लेकिन लीडिया को मैंने कभी भी भीख मांगते हुए नहीं देखा था। और अब हम लोग को लीडिया और एबी की पास्ट की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जहाँ पर लीडिया एबी से कहती है कि रे काफी ज्यादा टफ है जितना मैंने सोचा था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो दुनिया देखे, मैं चाहती हूँ कि वो सीखे कि आगे की जिंदगी कैसे जी जाती है। रे को फ्यूचर में एडल्ट दोस्तों की जरूरत नहीं जो कि बैटल फील्ड में लड़ते हैं, बल्कि उसे ऐसे दोस्त चाहिए जो कि उसी की उम्र के हों। रे खुशी डिजर्व करता है, इसलिए मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि उसे तुम इस एकेडमी में एडमिशन दो। और अब सीन प्रेजेंट का आता है जहाँ पर लीडिया जैसे एकेडमी से बाहर निकलती है वो जोर जोर से रोने लगती है। वो कहती है मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि रे ठीक है। वहीं पर अब एबी रे से कहती है अपनी एकेडमी की लाइफ को एंजॉय करना और खुश रहना, यही लीडिया की विश है। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर रे कहता हाँ और अब उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और अब जैसे एबी बाहर निकलती है उसे पता लग जाता है कि रे के दोस्त बाहर खड़े हैं। वो उनसे कहती है तुम लोग अंदर जा सकते हो, दरवाजा खुला है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं रे के दोस्त अंदर जाते हैं। वो उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। रे भी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। वहीं रे उनसे माफी मांगता है ये ना बताने के लिए कि वो 7 स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर में से एक स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर आइस ब्लेड सोर्सर है। रे कहता है मैं अपने मास्टर और बाकी सबके साथ फार ईस्ट की वॉर में लड़ रहा था, तभी फाइनल बैटल के दौरान मैं ओवरहीट हो गया। ये सुनकर रे के दोस्त पूछते वो क्या होता है।
तो रे कहता है कि जब तुम ना चाहते हुए भी अपने एनग्राम के ऊपर कंट्रोल खो बैठते हो तो तुम ओवरहीट कर जाते हो। मुझे भी अच्छे से नहीं पता कि उस टाइम क्या हुआ था, लेकिन जब मेरी आंखें खुली मुझे पता चला कि वो जगह पूरी बर्बाद हो चुकी है और मेरी मास्टर जो कि खून में लथपथ थी उन्होंने मुझे हक कर रखा था। रे कहता है उसी मोमेंट के बाद से मैं क्रोनोस लॉक का यूज करता हूँ जिससे कि मैं ओवरहीट को कंट्रोल रख सकूँ। ये सुनकर रोज कहती है क्या यही वो कारण है जिसकी वजह से तुम सोर्सरी यूज नहीं कर पाते हो? तो रे कहता है हाँ। रे कहता है बैटल फील्ड में मैंने अपने कॉमरेड को खोया, अपने मास्टर को चोट पहुंचाई और भले वो लोग दुश्मन थे वो थे तो इंसान ही। मैंने उन लोगों की जान ली। मैं सब कुछ अपने खूनी हाथ के पीछे छुपा रहा था और तुम लोगों से झूठ कहे जा रहा था। मेरे हाथ खून से भरे हुए हैं तो क्या ये सही रहेगा मेरे जैसे पर्सन को तुम्हारे साथ रहने के लिए? रे उन लोगों से माफी मांगने लगता है और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी रोज रे के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी भले तुम्हारा कैसा भी पास्ट हो। वहीं बाकी लोग भी रे से कहने लगते हैं हाँ तुम हमारे दोस्त हो, तुम्हारा पास्ट जैसा भी हो इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। और अब रोज रे को गले लगा लेती है और कहती है देखा सभी लोग तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तुम अकेले नहीं हो। ये सुनकर रे को अपने पुराने ग्रुप की याद आ जाती है और वो अब काफी खुश होकर अपने दोस्तों को शुक्रिया करता है। और अब रात में हम लोग देखते हैं एल्बर्ट रे के पास आता है। रे भी उसे गुड इवनिंग करता है और उसे पूछता है आप यहाँ पर क्यों आए हो? तो एल्बर्ट रे से कहता है मैंने काफ़ी बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दो। तो रे भी उसकी माफ़ी को मांग लेता है और कहता है मैंने तुम्हें माफ़ किया। ये सुनकर एल्बर्ट काफ़ी हैरान होता है और कहता है क्यों? तो रे उसे कहता है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और तुमने मुझसे आकर माफ़ी मांगी, ये काफ़ी अमेजिंग बात है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। ये सुनकर एल्बर्ट रे को वाइट कहता है। तो रे उसे कहता है मुझे रे बुलाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे रे बुलाओ। ये सुनकर एल्बर्ट कहता है मुझे तुम्हें कहना होगा, तुम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी तुम इतनी हॉनेस्ट लाइफ कैसे जी लेते हो? तो रे उसे कहता है कि हम लोग ब्लड लाइन और टैलेंट के साथ बोर्न होते हैं लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, हार्ड वर्क और एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। जैसे मुझे देखो मैं एक काफ़ी अच्छे एनवायरनमेंट में रहता आ रहा हूँ। जिसके बाद रे एल्बर्ट से कहने लगता है अपने आप को एग्जामिन करो, तुम ग्रो कर पाओगे। जो लोग अपनी गलती को रियलाइज कर लेते हैं वो अपनी जिंदगी को जितनी बार चाहे रिस्टार्ट कर सकते हैं और जिस आंसर को तुम ढूंढना चाहते हो वो तुम्हें तुम्हारे अंदर ही मिलेगा। ये सुनकर एल्बर्ट कहता है मुझे दूसरे के खिलाफ नफरत नहीं बल्कि मुझे खुद का अप्रूवल चाहिएगा। और अब एल्बर्ट रे का शुक्र करता है उसकी गलती को सुधारने के लिए। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं एबी सभी स्टूडेंट को उनकी न्यू रिप्लेस टीचर से मिलाती है जो कि होती है कैरल। वहीं ये देखकर तो रे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। वहीं पर सारे लड़के कैरल के तो फैन ही हो जाते हैं। वहीं कैरल सभी से कहती है तुम सभी लोगों को अब से मेरा ध्यान रखना होगा और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड खत्म। तो अगर आप लोग को पसंद है तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।